नामों को अगर आप देखेंगे तो ये रणनीति के तहत बताया जा रहे हैं और कहा जा रहा है बीजेपी इसके जरिए 2024 ही नहीं 28 और 29 तक की रणनीति साधने की कोशिश कर रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो फॉर्मूला 23 में लगाया गया और वो फॉर्मूला हिट साबित हुआ, तो क्या वो 24 में भी फिट होगा? तो फॉर्मूला क्या था पहले ये बता देते हैं आपको। फॉर्मूला ये था कि सांसदों से विधानसभा चुनाव लड़वाए गए, किसी सीएम फेस को नहीं उतारा गया, मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और अब बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर गारंटी किसी चीज की है तो वो गारंटी सिर्फ मोदी की गारंटी है। यानी जो फॉर्मूला 2023 के इन 5 राज्य विधानसभा चुनाव में लगाया गया जिसमें 3 में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई, क्या उसी फॉर्मूले के तहत अब आगे तमाम चुनाव में बीजेपी उतरती नजर आएगी? क्या यह फॉर्मूला 24 में फिट साबित होगा? एक रिपोर्ट देखते एक नजर डालते हैं। कांग्रेस को मंतर जादूगर का जादू नहीं, मोदी का मैजिक चला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों के मुख्यमंत्री के ऐलान से मोदी ने सबको चौंका दिया। जिसके बाद अब सवाल 2024 को लेकर किए जा रहे हैं कि क्या मोदी का सीएम फॉर्मूला 2024 के लिए हिट साबित होगा? क्या मिशन 400 प्लस के लिहाज से तीनों राज्यों में सीएम का ऐलान कर सभी समीकरण सेट कर लिए हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने सभी को तो चौंकाया ही था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने यह साफ कर दिया कि जहां सबकी सोच खत्म होती है उसके आगे वो सोचना शुरू करते हैं। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री, राजपूत दिया कुमारी को डिप्टी सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में अनुसूचित जाति से आने वाले प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर राजस्थान का सियासी गणित साध लिया है, जिसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह फिट किया है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जगदीश देवड़ा दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, तो राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर क्षत्रिय समाज से आते हैं। इन 4 नामों को दायित्व देकर बीजेपी ने एक साथ सभी वर्ग को तो साधा ही है, इसका फायदा यूपी बिहार में भी लेने की कोशिश होगी। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने का फैसला ऐसा सरप्राइज था जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ था। इस फोटो शूट में मोहन यादव पीछे वाली कतार में बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की च्वाइस मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया, जो अब 13 दिसंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।
मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ है मोहन यादव जी। सीधा हम उनसे ही बात करते हैं और इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी, किस तरीके से देखते हैं? और बहुत बहुत बधाई आपको। निश्चित रूप से बहुत बड़ा पद है, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से जो पार्टी ने काम दिया उसको अच्छे से करूँगा। चुनौतियां हैं कुछ? पार्टी के काम में ऊपर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार चलेगी और माननीय वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। मोहन यादव के सहारे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को तो मोदी ने साध ही लिया, यूपी बिहार तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। बीजेपी के लिए यूपी के लिहाज से मोहन यादव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी ससुराल सुल्तानपुर में है। वो वहां आते जाते रहते हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में वो गोंडा के प्रभारी भी थे। इसलिए मोदी के मोहन 2024 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे। यूपी में 52% ओबीसी वोटर्स हैं, उनमें से 20% यादव हैं, जिन्हें बताएंगे कि यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, बीजेपी में रहकर भी बड़े पदों तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश के 10% यादव वोटर्स के साथ बिहार के 14% यादव वोटर्स में भी सिंधमारी होगी। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र तक मोदी विरोधी खेमे में यादव नेताओं की भरमार है। लेकिन अब बीजेपी में भी एक यादव मुख्यमंत्री है, जिसका फायदा तो मिलना तय ही है। वहीं अगर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो इनके सहारे पूरा विंध्य तो सधेगा ही। दलित और ब्राह्मण वोटर्स भी सधेंगे क्योंकि इन दोनों नेताओं की अपनी समाज में अच्छी पकड़ है। एमपी में करीब 5 से 6% आबादी ब्राह्मण, करीब 17% आबादी दलित है। एससी के लिए 35 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। वहीं ब्राह्मण वोट भी करीब 60 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक रोल निभाता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो 6 सीट पर दलित और 12 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक होते हैं। यानी मध्य प्रदेश सरकार के नए चेहरों से बीजेपी को 2024 में तगड़ा फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश हुई है। विपक्ष इस समय जातीय जनगणना के पीछे पड़ा है, लेकिन बीजेपी हर राज्य में गुगली डाल रही है। बीजेपी लंबे समय से आदिवासी और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत इस वर्ग के नेताओं को बड़े पदों पर मौका दिया जा रहा है। कुछ समय पहले ही आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिली। अब बीजेपी ने दूसरे आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। 2024 के लिए क्या लक्ष्य है? 2024 में हम हमारी पार्टी हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अच्छा काम करेंगे और 11 की 11 सीट लोकसभा की जिता के देंगे। मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, हमारी पार्टी ने वादा किया है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से, वो सभी वादे पूरे होंगे और भारत सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था वो सब फिर लागू हो। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी है, तो विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए आदिवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने से विधानसभा की तरह लोकसभा में भी आदिवासी वोटर्स का बीजेपी को साथ मिलेगा। साथ ही दूसरे राज्यों के आदिवासी वोटर्स को भी साधने में आसानी होगी। बीजेपी का फोकस 2024 के चुनाव में झारखंड की जेएमएम की सियासत को चोट पहुंचाना है और ओडिशा में पटनायक के शासन को चुनौती देना है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक का असर है, इसलिए बीजेपी भी नैरेटिव की लड़ाई में आगे रहने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम देकर झारखंड और ओडिशा के आदिवासी वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों के नाम भले ही सबको चौंका रहे हो, लेकिन मोदी ने 2024 के लिहाज से इन नामों को पहले ही चुन लिया था। तीनों राज्यों में समीकरण आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण गठजोड़ की है, जो मोदी शाह की 24 की बेजोर रणनीति को दिखाता है। इस समीकरण से 83% वोट बैंक पर नजर है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को हर तबके ने दूसरी पार्टियों से ज्यादा वोट दिया था। उसे आपको 2019 के वोटिंग पैटर्न से समझाते हैं।
अगर ओबीसी वोटर्स की बात करें तो 54% ने बीजेपी और उसके साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को वोट दिया था। एससी वोटर्स ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया था। इस वर्ग के 41% लोगों ने वोट दिया था। 46% एसटी वोटर्स ने बीजेपी गठबंधन को वोट किया था। सवर्णों से भी बीजेपी को वोट मिले थे। 59% सवर्ण वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। महिला वोटर्स को भी साधने में बीजेपी सफल रही थी। 46% महिला वोटर्स ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। इस वोटिंग पैटर्न को बीजेपी फिर से रिपीट तो करना चाहती है, लेकिन और ज्यादा प्रतिशत से। इसलिए तीनों राज्यों में आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण गठजोड़ देखने को मिला है। 2024 चुनाव में मिशन 400+ के लिए यह गठजोड़ बाकी के राज्यों में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, जिसे भुनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बीजेपी का यह फैसला आने वाले भविष्य को लेकर, खासकर 2024 को लेकर, मिशन 400 को लेकर क्या गोल खिलाता है, किस तरह से पार्टी को फायदा पहुंचाता है, सारी रिपोर्ट के जरिए हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन जिस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उस रणनीति पर बीजेपी कामयाब होती है तो 400 पार जाने से बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर उस नीति में 2024 में कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर बीजेपी को अंदर खाने क्या डेंट होता है, यह भी देखने वाला एक बड़ा मामला होगा। शिवराज सिंह चौहान की भूमिका, वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका, पूर्व सीएम रमन सिंह की भूमिका और ऐसे ही उन सांसदों की भूमिका जिनको इस्तीफा देकर राज्यों में लाया गया था विधानसभा चुनाव के लिए, उनकी भूमिका क्या रहती है, इस पर भी नजर पूरे देश की, हर एक राज्य की बनी रहेगी। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जयपुर से मुझे दीजिए इजाजत। कल स्टूडियो में मुलाकात होगी ठीक इसी समय। इंडिया बोल रहा है लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर के साथ, हर एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया बोल रहा है और साथ ही साथ इंडिया डेली लाइव, हर एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए और हर एक अपडेट्स के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।